बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चार्टर एक्ट 1813 के हवाले से, और इसमें हमने देखा था कि मशीनरी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद तकरीबन 3 लाख तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, बरतानिया के मजहबी तबके ने कंपनी की तालीमी हिकमत अमली को ईसाइयत के ख़िलाफ़ करार दिया था, और पार्लियामेंट ने 1813 में चार्टर एक्ट पास किया, जिससे तालीमी तारीख़ में अहम हैसियत हासिल है। चार्टर एक्ट 1813 के हवाले से इसकी दिफात के जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इस कंपनी ने तालीम के फ़रोग़ के लिए 1 लाख रुपए की रकम खर्च करने की मंजूरी दी, और फिर इन्होंने कहा कि अदब का हया और तरक्की और हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता बाशिंदों की हौसला अफजाई की जाएगी। हिंदुस्तान के बरतानवी मकबूजात में साइंसी अलूम को मुतारिफ़ करवाया जाएगा, और मगरबी अलूम और साइंसी तालीम के हवाले से ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान होगी। अच्छा, इस एक्ट को जदीद हिंदुस्तानी तालीम में संगे बुनियाद की हैसियत हासिल है। बाद में तमाम तालीमी इर्तका इसी की बदौलत हुए हैं, और इस एक्ट में मशीनरी तालीम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, और अहले हिंद को मगरबी अलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़रिए ईसाइयत की तरफ राग़िब करना इनका सबसे बड़ा मकसद था। और इसकी वजह से यहाँ पे निज़ामी तालीम जो मुकामी तौर पर थे, निज़ामी तालीम, उसका ख़ात्मा हो गया, जिससे उनको बहुत हद तक कामयाबी हासिल हो गई। यानी अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद हुकूमत के लिए मुलाज़मतें तैयार करना था, और इनका मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ मुलाज़मतें तैयार करने के लिए इन्होंने ये सारी हिकमत अमली तैयार की थी। 1813 के एक्ट के हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पे 1852-53 के हवाले से सरकारी कॉलेजों में सिर्फ 30,000 तलबा ज़ेर तालीम थे, जबकि नए कायमशुदा मशीनरी अदारों में 3 लाख तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे थे। वो ईसाइयत को पूरे निज़ाम तालीम में समो लिया गया था, और इसमें ज़रिया तालीम भी अंग्रेज़ी ज़ुबान थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिकाले के हवाले से। लॉर्ड मिकाले 1833 में सुप्रीम काउंसिल का मेंबर, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर होकर हिंदुस्तान आया था। और लॉर्ड मिकाले 10 जून के हवाले से अगर हम देखें, जब वो हिंदुस्तान में आया तो गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल का उस वक्त वो रुकन था, तालीम आमा कमेटी का सदर भी था, और उस कमेटी के अरकान की तादाद उस वक्त 10 थी। ठीक है। और 1834 में कमेटी के सामने फ़ैसले के लिए मसला पेश हुआ कि ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान होनी चाहिए या मशरक़ी ज़ुबान होनी चाहिए, तो कमेटी के अरकान का इस पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। तो आधे मेंबर जो थे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के और आधे मशरक़ी ज़ुबानों के हक़ में थे। लॉर्ड मिकाले ने अपना वोट महफूज रखा, और 2 फरवरी 1835 को मिकाले ने अपनी रिपोर्ट या याददाश्त जो थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल को भेजी थी, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए ज़ोर दिया कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को, कदीम जो तालीमी निज़ाम उस वक्त था, उसको ख़त्म किया जाए, अंग्रेज़ी ज़ुबान और यूरोपी अलूम का नफाज हो, और सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी ज़ुबान होनी चाहिए, साइंसी अलूम को फ़रोग़ हासिल हो, और तमाम अलूम का ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी हो, और हम ऐसे कारकुन तैयार करें जो नस्लन तो हिंदुस्तानी हो लेकिन फ़िक्री तौर पर अंग्रेज़ हो। ये इसका ख़ास तौर पर नुक्ता नज़र उस वक्त था। यानी ऐसे कारकुन तैयार हों जो नस्लन तो हिंदुस्तानी हो लेकिन फ़िक्री तौर पर अंग्रेज़ हों, और मशरक़ी अलूम को दी जाने वाली इमदाद फौरी तौर पर बंद की जाए। अच्छा, इसमें अंग्रेज़ी तालीम के बारे में लॉर्ड मिकाले और गवर्नर जनरल लॉर्ड जो बेंटिंग है वो इत्तफ़ाक़ करते थे। इन सिफ़ारिशात की रोशनी में जो तालीमी पॉलिसी उस वक्त बनी, उसको वो कहलाती है बेंटिंग रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन पास हुई 7 मार्च 1835 में। ठीक है, 7 मार्च 1835 में इसको सरकारी तौर पर नाफिज कर दिया गया। और इस पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें, रेजोल्यूशन के हवाले से इसके खदोखार मुदर्रजा झैल हैं। सरकारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में मगरबी अलूम और साइंस का फ़रोग़, और आइंदा से मुल्क की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी होगी, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा, और मशरक़ी अलूम की अशात पर आइंदा कोई रकम खर्च नहीं की जाएगी। तालीम का मकसद लोगों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तैयार करना है, ख़ास तौर पर निचली सतह के इंतज़ामी अमले को निचली सतह के अमले की फ़राहमी को इसका मकसद होगा। ठीक है। मिकाले की याददाश्त को फिर आइंदा तालीमी पॉलिसी का रहनुमा असूल भी कहा जाता है। इसके हवाले से अगर हम देखें तो इसमें मुकामी देसी निज़ाम तालीम का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया,
اور اس کے تحت اسکول جو کھلے اس میں دیکھا جائے تو اسکولوں کی تعداد، کمیٹی کے تحت اسکولوں کی تعداد 48 ہو گئی، جبکہ ضلعی سطح پر کھلنے والے اسکولوں کی تعداد 1840 میں 40 ہو گئی تھی۔ عربی اور سنسکرت کے اسکولوں میں وظائف کی پیشکش کے باوجود تعداد برائے نام رہ گئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1841 میں تعلیم عامہ کمیٹی کو ختم کر کے اس کی بجائے 1842 یعنی 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی، اور بعد میں 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے واضح طور پہ کہا کہ سرکاری ملازمت کے لیے صرف ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جو سرکاری اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ صرف انگریزوں کو، یا جو انگریزی نظام تعلیم کے حوالے سے انگریزی زبان جانتے ہوں گے، صرف انہی کو ہی جابس دی جائیں گی، اور یہ سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے تعلیم جو ہے وہ مقصد بن گیا۔ اس دور میں ہم انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کا اگر جائزہ لیں تو اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز اور تفریق کا آغاز تھا۔ عربی اور سنسکرت کے اسکولوں میں وظائف کی پیشکش کے باوجود تعداد برائے نام رہ گئی تھی۔ 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے ملازمتیں صرف انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے مشروط کر دی۔ صنعت و زراعت میں کارکنوں کی تعداد کم ہو گئی، سرکاری اسکولوں میں زیادہ تعداد میں کھلنے کے باوجود ناکافی ہو گئے، نجی سطح پر جتنے اسکول تھے وہ قائم ہونے لگے، اور 1857 میں بنگال میں مشنری اسکولوں کی تعداد 22 تھی، اور انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کا ایک مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا بھی تھا۔ یعنی ہندوؤں کو وہ مسلمانوں سے ہر مقابلے میں آگے لانا ان کا مقصد تھا۔ ملازمتوں کے لیے بھی انہوں نے جب ہندوؤں کو آگے بڑھانا ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ اخبارات میں اشتہار دیا جاتا تھا، اور تو ساتھ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہیں، اور اس کا مقصد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ختم کرنا۔